हेलो, तो क्या हाल चाल, कैसे हो? आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके भी पेपर आज है उनको ऑल द बेस्ट। और मैं 3 क्वेश्चन लेके आऊँ इस वीडियो में जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो एक बार आप गो थ्रू करना इनको भी। और सारे के सारे क्वेश्चन अपने सीरीज से ही है। और जो भी इस पे नए हैं वीडियो पे वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, और पुराने वाले अपने हैं वो लाइक शेयर वगैरह कर दे फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश मोनार्क की स्थिति एवं शक्तियों का परीक्षण कीजिए। और अथवा ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश संविधान में सम्राट की स्थिति की विवेचना कीजिए। इंग्लैंड राजपद के औचित्य का भी उल्लेख कीजिए। अथवा राजा और राजमुकुट में क्या अंतर है, राजमुकुट की शक्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन बड़ा आए तो आपको ये पूरा लिखना है, और अगर ये क्वेश्चन आपके 8 नंबर या फिर थोड़े छोटे में आए तब आप अपने हिसाब से उसे रख देना, क्योंकि मैं आपको 20 नंबर के हिसाब से इसको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान क्या होता है, सम्राट होता था। ठीक है, ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन प्रणाली की यह विशेषता होती है। ठीक है, कि जो ब्रिटेन है उसमें संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है कि इसमें जो कार्यपालिका होती है उसके 2 प्रधान होते हैं। एक तो होता है औपचारिक प्रधान, दूसरा होता है आपका वास्तविक प्रधान। ठीक है, देश की शासन सत्ता कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है, वो किंतु वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता है। इसके विपरीत राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का ही होता है, और उसके हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है, इसीलिए उसे कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कहते हैं। इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली विद्यमान है। सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, किंतु उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा किया जाता है, जिसे सैद्धांतिक रूप में गौण स्थिति प्राप्त है। ठीक है, सम्राट और राजमुकुट। ठीक है, अब ये सम्राट और राजमुकुट क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। ठीक है, कि सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय में, जो एक विशेष समय होता है, जैसे हमारे भारत में क्या होता है कि एक विशेष समय निर्धारित किया जाता है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, जैसे कि 5 साल हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या होता है कि सम्राट है ना, उसका भी एक विशेष समय होता था, और वो विशेष समय में ही ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता था। ठीक है, तो राजमुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। प्राचीन काल में इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है कि सम्राट पदधारीकारी व्यक्ति द्वारा विधिवत समारोह के बाद जब राजमुकुट धारण कर लिया जाता था, तभी से उससे शासन की समस्त शक्तियों प्राप्त होती थी। इस प्रकार राजमुकुट राज शक्ति का प्रतीक था, किंतु प्राचीन काल में तो सम्राट और राजमुकुट के इस भेद का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सम्राट राजमुकुट था और राजमुकुट सम्राट। किंतु वर्तमान समय में जबकि ब्रिटेन में वास्तविकता की दृष्टि से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। ठीक है, तो वर्तमान में क्या हो गया कि राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। सम्राट और राजमुकुट का भेद निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, इस कारण से जो सम्राट है और जो राजमुकुट है उनके अंदर जो भेद होता है, जो डिफरेंस होता है, वो निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, और इसके बिना ब्रिटिश संविधान का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ग्लेस्टन के शब्दों में कहा जा सकता है कि अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद है, पर उनमें से इतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है जितना महत्वपूर्ण सम्राट व राजमुकुट का भेद है। सम्राट व राजमुकुट के भेद का महत्व है। ठीक है, शासन पद पर ब्रिटेन ने अपनी यात्रा एक निरंकुश राजतंत्र के रूप में प्रारंभ की थी, किंतु ब्रिटेन में आज लोकतंत्र है। राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में ब्रिटिश संविधान का जो विकास हुआ है उसका सीधा साधा रूप यह है कि व्यक्ति रूप में राजा को जो शक्तियां प्राप्त थी वे अब संस्था रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई है। इस प्रकार राजा और राजमुकुट का भेद जान लेने के आधार पर ब्रिटिश संविधान का समस्त विकास समझा जा सकता है। न केवल ब्रिटिश संविधान के विकास वरन ब्रिटिश शासन व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप को भी राजा और राजमुकुट के भेद के आधार पर जाना जा सकता है। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में आज भी निरंकुश राजतंत्र है और राजा सब कुछ करने में समर्थ है, किंतु व्यवहार में राजा की शक्तियों का प्रयोग स्वयं राजा द्वारा नहीं वरन राजमुकुट द्वारा ही किया जा सकता है। अब ये राजमुकुट क्या है इसे हम जानेंगे। ठीक है,
अगर हम शाब्दिक अर्थ में बात करें तो राजमुकुट राज सत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राज पद ग्रहण करने के समय अपने मस्तक पर धारण करता है। जैसे हम महाभारत रामायण वगैरह में देखते हैं कि जैसे कोई राजा बनता है तो उसका राज्याभिषेक किया जाता है, तो उसमें जो मुकुट उनके जो मस्तक होता है उसके ऊपर धारण किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ये राजमुकुट होता है। किंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है। इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है जिससे व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी है जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। सर सिडनी लो ने राजमुकुट को सुविधाजनक क्रियाशील उपकल्पना कहा है, और प्रोफेसर ओग राजमुकुट की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिसका अर्थ है राजा, मंत्रियों तथा संसद का सम्मिश्रण। यह वह संस्था है जिसको राजा की समस्त शक्तियों तथा विशेष अधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए गए हैं। वस्तुतः राजमुकुट का तात्पर्य संपूर्ण सरकार से है, ठीक है। अगर हम संक्षेप में बोलें तो राजमुकुट का जो तात्पर्य है वो संपूर्ण सरकार से ही है। सम्राट और राजमुकुट में भेद, ठीक है। सम्राट और राजमुकुट में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण भेद है जो निम्न प्रकार है। ये क्वेश्चन आपका छोटा बन सकता है लघुरात्मक का, तो इसको आप अच्छे से देखोगे। सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था है, ठीक है। पहला भेद हो गया कि जो सम्राट है वो एक व्यक्ति होता है और राजमुकुट होता है वो एक संस्था होती है, ठीक है। सम्राट एक व्यक्ति होता है और जो एक विशेष समय पर राजपद आसीन होता है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि सम्राट है वो एक विशेष समय पर ही आसीन होता है, ठीक है। इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था है। यह शासन सत्ता का प्रतीक है जिसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों ही प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। सम्राट अस्थायी है, राजमुकुट स्थायी है, ठीक है। कि भाई जो सम्राट होता है वो अस्थायी होता है और राजमुकुट क्या होता है वो स्थायी होता है, फिक्स होता है, ठीक है। सम्राट व्यक्ति होने के नाते जन्म लेता है और मरता है। मानव होने के नाते उसके साथ अन्य मानव जीवन की समस्त क्रियाएं लगी हुई है। उसे सिंहासन से भी हटाया जा सकता है, ठीक है। और वह स्वयं भी सिंहासन का त्याग कर सकता है। इसके विपरीत राजमुकुट को एक संस्था न कि कभी जन्म ग्रहण करती है और न ही कभी उसकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो ब्रिटिश कानून के प्रसिद्ध व्याख्याता ब्लैकस्टोन ने इसे व्यक्त करते हुए कहा है कि हेनरी, एडवर्ड तथा जॉर्ज की मृत्यु हो सकती है लेकिन सम्राट सदैव ही जीवित रहते हैं। उनका अभिप्राय यह था कि एक विशेष समय पर सम्राट पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, परंतु सम्राट का पद जिसे राजमुकुट कहा जाता है अमर है। इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए इंग्लैंड में एक लोकपक्ति भी प्रसिद्ध है कि सम्राट मृत है, सम्राट चिरंजीवी। आशा करता हूं बच्चों आपके पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रहा है। और तीन नंबर भेद हो गया इसका आपका, सम्राट व्यक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक है, ठीक है। सम्राट और राजमुकुट में एक अन्य अंतर व्यक्तिक और सामूहिकता का है। सम्राट का रूप व्यक्तित्व है और राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा नहीं होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। अतः राजमुकुट का रूप सामूहिक है तथा शक्ति का प्रयोग करने वाले इस समूह में संसद, मंत्रिमंडल व लोक सेवा के सदस्य सम्मिलित हैं। 4 नंबर भेद है इसका प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है, राजमुकुट सर्वशक्तिशाली। भूतकाल में सम्राट वास्तविक प्रशासन में सर्वाधिक शक्तिशाली था, किंतु प्रजातंत्र की दशा में संवैधानिक विकास के साथ साथ सम्राट की शक्तियों का ह्रास होता गया और सम्राट के हाथ से शासन की शक्ति निकलकर मंत्रिमंडल तथा संसद को प्राप्त होती रही। वर्तमान समय में वास्तविक प्रशासन में सम्राट को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट के अतिरिक्त मंत्रिमंडल और संसद भी सम्मिलित है। अतः व्यक्ति रूप में सम्राट के हाथ से शक्तियां निकलकर राजमुकुट संस्था को प्राप्त होती रही है और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। ब्रिटेन में प्रचलित यह कहावत है कि जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है राजमुकुट की शक्ति बढ़ जाती है। विरोधाभास प्रतीत होने पर भी नितांत सत्य है। सम्राट और राजा मुकुट का भेद वास्तव में राजतंत्र और लोकतंत्र का भेद है। सम्राट राजतंत्र का प्रतीक है, राजमुकुट लोकतंत्र का प्रतीक है।
कि भाई जो आपका सम्राट है वो किसका प्रतीक है, राजतंत्र का है, और जो आपका राजमुकुट है वो किसका प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक है। ठीक है, सम्राट के जो उत्तराधिकार का जो नियम है वो हम डिस्कशन करेंगे, और उससे पहले आपकी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम लाइव कर सकें। बिकॉज आपका सिलेबस नहीं हो पा रहा है, उसका रीज़न यही है कि हमारे इतने ज़्यादा सब्सक्राइब है नहीं, तो अपने को इतने ज़्यादा राइट्स नहीं है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जितने जल्दी सब्सक्राइब करोगे तो हम और चीज़ें कर पाएंगे इस पर। तो सम्राट के उत्तराधिकार का नियम। सम्राट के उत्तराधिकारी के संबंध में यह नियम प्रचलित है कि सम्राट अथवा समग्र का ज्येष्ठ पुत्र अथवा पुत्री सिंहासन अधिकारी हो, किंतु यदि किसी राजा का पुत्र हो ही नहीं या फिर राजा को किसी कारण पद से हटा दिया गया हो या फिर पदच्युत कर दिया गया हो तो उसके उत्तराधिकारी की व्यवस्था संसद करती है। उदाहरण के लिए 1689 में स्टुअर्ट वंश के राजा जेम्स द्वितीय के इंग्लैंड छोड़ देने पर ब्रिटिश संसद ने ही विलियम और मेरी को राजा और रानी बनाया, और 1701 में रानी एन के कोई संतान न होने के कारण संसद ने उत्तराधिकार नियम पारित कर हनोवर वंश के राजा जॉर्ज प्रथम को सम्राट का पद प्रदान किया। वर्तमान समय में सम्राट के उत्तराधिकार नियम सन 1702 के उत्तराधिकार के नियम द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। संसद को नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार है। राजपद के लिए वेतन भत्ते। वर्तमान समय में सामग्री को व्यक्तिगत रूप से 1,40,000 पाउंड प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। वेतन की समस्त राशि कर मुक्त होती है तथा एक बार संसद द्वारा स्वीकृत राशि में सामग्री के जीवन काल में कोई कटौती नहीं की जा सकती। शाही परिवार के अन्य सदस्यों को भी राष्ट्रीय कोष से वेतन भत्ते और खर्च के रूप में वार्षिक अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान संसद द्वारा संविधि के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है तथा इन अनुदान को ही सिविल सूची कहा जाता है। सिविल सूची की राशि संचित निधि पर भारित होती है। अनुमान है कि ब्रिटेन में सम्राट पद पर कुल मिलाकर प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख पाउंड व्यय होता है। राजमुकुट की शक्तियां अथवा सिद्धांत के रूप में सम्राट की शक्तियां, राजमुकुट की शक्तियां। ठीक है, राजमुकुट की शक्तियों का अध्ययन निम्न शिक्षकों के अंदर हम कर सकते हैं। पहली हो गई इसमें कार्यपालिका की शक्तियां। राजमुकुट का मुख्य संबंध कार्यपालिका से है। इस रूप में उसके कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त है। इस संबंध में उसकी शक्तियां इस प्रकार हैं। राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना है। राजमुकुट प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य के सभी उच्च अधिकारी और जल, थल और नभ सेना के समस्त पदाधिकारी राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन अन्य देशों के साथ संबंध औपनिवेशिक तथा अधीनस्थ प्रदेशों का शासन आदि कार्य राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित और संपादित किए जाते हैं। राजमुकुट ही राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। युद्ध की घोषणा तथा संधि वार्ता भी राजमुकुट के अंतर्गत ही आते हैं। राजमुकुट के द्वारा अपराधियों को क्षमा प्रदान करने या फिर उनके दंड को कम करने का कार्य किया जा सकता है। स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी राजमुकुट के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि इंग्लैंड में स्थानीय स्वशासन के केंद्रीय सरकार के अधिकार में ही है। राजमुकुट राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण व संचालन करता है। मंत्रीगण व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वे राजमुकुट के नाम से ही किया जाता है। इस प्रकार कार्यपालिका क्षेत्र में राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियां अत्यंत व्यापक हैं। ओग ने राजमुकुट की कार्यपालिक शक्तियों को अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के समकक्ष बताया, मतलब उसके समान बताया। तो बच्चों ये जो आपके शक्तियां हैं, राजमुकुट की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण लग रही है मुझे, और इसको आप बहुत अच्छे से एक बार गो थ्रू करोगे। ठीक है, जिन बच्चों के पास सीरीज है तो वो उसमें से पढ़ लेंगे, और जिनके पास अगर सीरीज अगर नहीं है तो मैं इसको टेलीग्राम जो मैंने ग्रुप बना रखा है उसमें मैं डाल दूंगा, और उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन करी हुई मिल जाएंगी। और किसी को अगर नहीं मिले तो आप कमेंट कर देना बेझिझक। ठीक है, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको रिप्लाई में। ठीक है, 2 नंबर है आपकी व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां। ठीक है, राजमुकुट को व्यवस्थापन संबंधी अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। ब्रिटेन में कानून निर्माण की शक्ति संसद सहित राजा को प्राप्त है। इस प्रकार राजमुकुट के द्वारा संसद के साथ मिलकर व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। इस संबंध में राजमुकुट की शक्तियां निम्न प्रकार है। संसद के दोनों सदनों में से द्वितीय सदन
लोकसभा के निर्माण के संबंध में राजमुकुट को शक्ति प्राप्त है। राजमुकुट को पीर बनाने का अधिकार प्राप्त है। राजा के द्वारा जिन लोगों को पीर बनाया जाता है केवल वही लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोक सदन के चुनाव की तिथि भी राजमुकुट के द्वारा ही घोषित की जाती है। 2 नंबर है, राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है। लोकसभा तो एक स्थायी सदन है, लेकिन राजमुकुट लोक सदन को विघटित कर सकता है। 3 नंबर है, संसद के आरंभ में सम्राट भाषण देता है जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है। वास्तविकता यह है कि सम्राट का भाषण उनके मंत्रियों द्वारा ही तैयार किया जाता है और राजा उनमें से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। 4 नंबर है, कोई विधेयक उस समय तक कानून का रूप ले सकता है जब तक कि उस पर सम्राट के हस्ताक्षर न हो गए हो। राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं व अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। कार्यपालिका की शक्तियां, ये रिपीट हो गया शायद मेरे हिसाब से पेज। ठीक है, 6 नंबर हो गई। इसमें पिछले कुछ वर्षों से राजमुकुट को व्यवस्थापन क्षेत्र में एक और शक्ति प्राप्त हो गई है, वह है सपरिषद आदेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, राजमुकुट ये कार्य मंत्रियों और प्रशासनिक विभागों के माध्यम से करता है और इसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। ठीक है, न्याय संबंधी शक्तियां, तीसरी शक्ति कौन सी होगी? न्याय संबंधी शक्तियां। ठीक है, सम्राट को न्याय का स्रोत कहा जाता है और न्यायिक क्षेत्र में भी उसे कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा संसद की प्रार्थना कर उन्हें उनके पद से हटा सकता है। वह अपराधियों के दंड को भी कम कर सकता है या फिर उन्हें क्षमा भी कर सकता है, इतना अधिकार होता है उसके पास। ठीक है, 4 नंबर हो गई इसकी धार्मिक क्षेत्र में शक्तियां। सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियां प्राप्त होती है। इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च और रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट उसका प्रमुख है। वहां चर्च के समस्त अधिकारियों जैसे आर्च बिशप, डीन और कैनन की नियुक्ति करता है। सम्राट कैटरबरी और यार्क के धार्मिक सम्मेलन बुलाता है और इन सम्मेलनों द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के जो हस्ताक्षर है उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयकों पर उसके हस्ताक्षर जरूरी है। 1919 से चर्च के प्रबंध के लिए नेशनल असेंबली नामक संस्था की स्थापना हो गई है और इस सभा द्वारा पारित नियमों पर भी राजमुकुट की अंतिम स्वीकृति आवश्यक है। धार्मिक क्षेत्र में सम्राट की स्थिति के कारण ही उसे धर्म रक्षक कहा जाता है। सम्राट सम्मान का स्रोत। ठीक है, सम्मान का स्रोत, राजमुकुट को अधिकार प्राप्त है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान कर सके। इसी प्रकार की उपाधियों में ड्यूक, वेरन, अर्ल, नाइट तथा लॉर्ड की उपाधियां प्रमुख हैं। सम्राट कोई त्रुटि या गलती नहीं कर सकता। ठीक है, यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में शासन व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और वह है सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि सम्राट जो कुछ भी करता है वो ठीक ही करता है, वो उसके किसी भी कार्य में कोई त्रुटि नहीं होती। किंतु सम्राट के संबंध में प्रचलित इस कहावत का संवैधानिक महत्व भी है जिसे निम्न रूपों में समझा जा सकता है। सम्राट कानून के ऊपर है, सम्राट कोई भूटी नहीं कर सकता, तो स्वाभाविक रूप से वह कानून के परे होता है और उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ब्रिटिश सम्राट न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त है और उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दीवानी या फिर फौजदारी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। कानून की दृष्टि में राजा कभी अपराधी हो ही नहीं सकता। डाइसी के अनुसार सम्राट प्रधानमंत्री को गोली मार दे तो भी इंग्लैंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। सम्राट स्वविवेक से नहीं वरन कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है, अतः उसके कार्यों के लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी है। सम्राट कोई भी कार्य स्वयं विवेक से नहीं करता, उसके द्वारा अपने सभी कार्य कैबिनेट के परामर्श से ही किए जाते हैं। कार्टर के शब्दों में क्या है, कार्टर ने लिखा है कि राजमुकुट की शक्तियों का उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है जिस प्रकार से संसद के समर्थन के आधार पर कैबिनेट उनका प्रयोग करना चाहती है। स्वाभाविक रूप से सम्राट के नाम से किए गए कार्यों के लिए सामूहिक रूप से कैबिनेट या फिर व्यक्तिगत रूप से संबंधित ही उत्तरदायी है, स्वयं सम्राट नहीं है।